नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और कैपिटल स्पेशल में आज कुछ खास बातें कटजीव से उठी है। हमने आपको कटजीव के रचनाकार श्याम किशोर पाठक से भी मिलवाया। अब हम मिलवाते हैं उस शख्सियत से जो लोकार्पण पुस्तक के प्रकाशन से लेकर लोकार्पण में चार चांद लगाने या कहे हौसला बढ़ाने, हिम्मत बढ़ाने या हर रूप में सकारात्मक छवि निकल कर आई है। और आप जानते हैं, अगर उन्हें मंच पर सुनते हैं तो आपको रोचक लगेगा, आप बंधे रहेंगे एज ए दर्शक। तो आप उनसे हम मिलाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कटजीव का जो रूप दिखा, कहीं ना कहीं कठोर जीव, लेकिन जब विमोचन कार्यक्रम में हमने सुना, हर किसी को सुना, लेकिन मंच को जिस तरह से आपने सजाया, बांधे रखा, तो मन में आता है कि कटजीव को परशुराम तिवारी किस रूप में देखते हैं। देखिए, कटजीव यूँ तो श्याम किशोर पाठक जी की एक अनुपम कृति है, लघु कथा संग्रह। लेकिन जैसे ही उसका लोकार्पण हुआ और लोगों को समर्पित कर दिया गया, तो अब वह साहित्य जगत की अमूल्य निधि है, अब वह सबकी संपत्ति है। कटजीव में जो 71 लघु कथाएँ हैं, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि जीवन के हर जो रंग हैं, आपकी खुशी, आपका खीज, आपका क्रोध, आपका व्यंग, आपकी वेदना, आपका कष्ट, आपका विरह, आपका मिलन, वो सभी चीज़ों का समावेशन श्याम किशोर पाठक जी ने अपने किरदार के माध्यम से, लघु कथाओं के किरदार के माध्यम से उसको समाविष्ट किया है। और हमारे समाज में हम ही लोगों में से लोगों के बीच जो विसंगतियां पैदा की गई हैं, चाहे नियम कानून के नाम पर या परंपराओं के नाम पर, जो पाखंड हमारे बीच में है। हम बात सदाचार की करते हैं, लेकिन हम वहाँ सदाचारी व्यवहार में नहीं हैं, शब्दों में सदाचार हैं। तो इस पर बहुत करारा प्रहार किया है अपने किरदार के माध्यम से श्याम किशोर पाठक जी ने। और इनका जो व्यक्तित्व है वह इनके कलम के माध्यम से, इनके शब्दों के माध्यम से, इनके किरदार के माध्यम से मुखरित हुआ है। और आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत ही संवेदनशील लेखक हैं, जिनको समाज में हो रहे कष्ट और विसंगतियों से बहुत कष्ट है, और वो चाहता है कि हम उस पर व्यंग करें, हम उस पर चोट पहुंचाएं। आपको लेखक कहीं भी उपदेशक नहीं लगेगा, लेकिन लेखक ऐसा ज़रूर लगेगा कि वह स्थितियों से परेशान है, बेचैन है, और उसमें बदलाव चाहता है। और बदलाव के लिए लेखक कोई हीरो नहीं चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता है कि मंगल ग्रह से आ जाए। उसके मन में ये भाव है, उसके किरदार कुछ ऐसा हैं जो चाहते हैं कि हम ही इस सिचुएशन को बदलेंगे, और यही लेखक की सफलता है। और लेखक का जो व्यवहार में जो उनकी आप ईमानदारी देखते हैं, जो उनके आचरण में जो ईमानदारी देखते हैं, वो शब्दों में भी दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं एक आदर्शवाद, लेकिन ये एक आदर्शवाद ये उपदेशात्मक नहीं है, क्रियाशील आदर्शवाद है, वो वहाँ आपको दिखाई देता है। और व्यंग के पुट भी हैं उसमें। और आपने देखा कि कई जो समीक्षक हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कहानी के भी बीज हैं। तो वास्तव में बहुत ठोस तरीके से इस पर अशोक प्रियदर्शी जी, जो झारखंड के प्रख्यात व्यंगकार हैं, उनकी टिप्पणी है। आपको प्रख्यात पत्रकार बैजनाथ मिश्रा सर की उसमें टिप्पणी है, जो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ने के बाद जो उसका निचोड़ है उसको उन्होंने लिखने की कोशिश की है। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को ये प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, प्रखर गुंज प्रकाशन जो है, उसके प्रकाशक इससे बहुत प्रभावित थे, चूँकि यदा कदा श्याम किशोर जी से तो बात उनकी होती ही थी प्रकाशक से, कभी जब हमारी भी उनसे बात होती थी प्रकाशन के प्रसंग में, तो काफ़ी इस लेखक से, श्याम किशोर जी से ऊपर थे प्रभावित। और उनकी जो लघु कथाएँ हैं वो काफ़ी उच्च स्तरीय हैं, और पठनीयता जो उसकी है उस पर सबने कहा कि यह पठनीय है, और मन को झकझोरता है, अंतर मन को छूता है, और अपने में बदलाव करने के लिए वो प्रेरित करता है। यही इसकी सफलता है। भाषाई कसाव है, और कहीं ना कहीं चुटीलापन भी है, और बहुत कायदे से कोई बात शुरू में ऐसे चलते हैं जैसे आपको सहला रहे हैं, और आप आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, आपको अंत में क्या पता चलता है कि आपके पाखंड पर इन्होंने बहुत कायदे से चोट कर दिया, और आप जो हैं से तिलमिला तो गए, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कर पाने की स्थिति में आप हैं, आप अपने में बदलाव कर सकते हैं। और वैसे भी बहुत दिनों के बाद ये जरूर समझना चाहेंगे कि अगर हम कटजीव को देखें तो पलामू के साहित्य जगत के लिए ऐतिहासिक चर्चा कल हुई भी। ऐतिहासिक किस रूप में है, क्या इसकी खासियत है? जी, इस मायने में भी ये ऐतिहासिक है।
कि बहुत पहले गद्य में रचनाएं आई थी पलामू जिला में, लेकिन उसके बाद पद में बहुत रचनाएं हुई, मतलब कविताएं बहुत लिखी गई, काव्य संग्रह बहुत आए, लेकिन गद्य लेखन नहीं हुआ। तो काफ़ी दिनों के बाद यह गद्य लेखन हुआ है। और वैसे भी महाकवि दंडी ने कहा है कि गद्यम कविनाम निकसम बदंती, मतलब कवियों और लेखकों की जो कसौटी है वह गद्य के माध्यम से होती है। और इसका हम चर्चा करेंगे क्यों से। लेकिन आगे बढ़ के जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि ख्यात समालोचक रहे हैं और भारत का हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है, जो विश्वविद्यालयों में भी चलाए जाते हैं और वो मानक पुस्तक मानी जाती है, तो उन्होंने इससे भी आगे बढ़ के लिखा। उन्होंने लिखा कि कवि और लेखकों की कसौटी गद्य है और गद्य की कसौटी निबंध है। तो इस मामले में भी खरे उतरते हैं हमारे श्याम किशोर पाठक जी कि इन्होंने गद्य लेखन तो किया भी है, लेकिन निबंधात्मक मतलब निबंध भी इन्होंने लिखा है, और उसकी जो वानगी है वो भविष्य में आपको प्रकाशन के रूप में दिखाई देगी। तो गद्य और पद वाली जो बात है उसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दे रहा हूँ श्रोताओं के लिए, आपके श्रोताओं के लिए, हमारे आप भी रहे कि गद्य और पद क्या है। उसमें जो पद में हम कविताएं लिखते हैं, जो शुरू में गद्य से पहले पद का आविर्भाव हुआ हमारे देश में हिंदी में। और लेकिन समालोचकों का यह कहना है कि 8 पंक्ति 10 पंक्ति 5 पंक्ति में कविता के माध्यम से हम अपनी बात रख देते हैं, लोगों को आकर्षित कर लेते हैं और संवेदना जगा देते हैं, और कवि उसमें सफल हो जाता है। तो ये अपेक्षाकृत मतलब कुछ समालोचकों को ये आसान लगता है, और गद्य लेखन कठिन इसलिए लगता है कि वो ज़्यादा शब्दों का उसमें इस्तेमाल होता है, और आप उसका आकार बड़ा है, तो उसमें संवेदनाओं को समेटना, और यह डर कि आप डाइवर्ट न हो जाएं, विचलित न हो जाएं, आप जो लिखना चाहते हैं उससे बिलग न चले जाएं, तो उसमें ये दोष उत्पन्न होने का खतरा रहता है। तो बड़ा लिखकर भाषाई कसाव और जो कहना चाहते हैं सो, और पूरे आकार और शैली, कथ्य और सौष्ठव, उस सबको बरकरार रखना उसमें कठिन होता है। इसीलिए कुछ समालोचकों ने कहा कि कवियों और लेखकों की जो कसौटी है वो गद्य लेखन है। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं भी मानते हैं। अब जो सिर्फ पद लेखन करते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये भी आसान बात थोड़े है, सब कोई थोड़े पद लिख लेता है। लेकिन फिर भी एक हद तक आप जब इसको देखेंगे तो आप मानेंगे कि यह बात सही है। अब आप देखिए, कुछ ऐसे गद्य होते हैं जिसमें कविता के गुण मौजूद होते हैं, जैसे वो सरस है, उसमें संवेदना है, और आपको बुझाएगा कि हम ये कहानी तो पढ़ रहे हैं, गद्य तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कविता के इसमें गुण हैं। तो उस गद्य को गद्य काव्य बोलते हैं। मतलब वो गद्य होके भी उसका नाम गद्य काव्य है, मतलब एक अलग से उसमें उपमा लगा दिया गया है। तो इसलिए दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। और जब आप निबंध में जाएंगे तो निबंध और भी कठिन हो जाता है, चूँकि उसमें भी ये बातें देखी जाती हैं कि आपका विषय क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, इसका आकार क्या होगा, इसके शब्द सीमा क्या होंगे। आप कहीं भटक तो नहीं जाता है जो निबंधकार है सो, आप निबंध में भटक तो नहीं जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो गद्य लेखन है, कहानी वगैरह का लेखन, उसमें तो एक फ्रेम आप बनाए हैं, कहानी लिखे, लेकिन जो आप निबंध लिख रहे हैं उसमें भटकने का ज़्यादा भय है, उसमें आकार बढ़ जाने या छोटा हो जाने का ज़्यादा भय है। विषय जो आप उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य जो लेकर चल रहे हैं, उससे भटकाव का भय है, इसलिए उसको और कठिन माना गया है। इसलिए समालोचकों ने इसको इस रूप में देखने का प्रयास किया है। लेकिन श्रोताओं को इन चीज़ों को समझना चाहिए और उनको इस गुण दोष को इस रूप में देखना चाहिए कि हम इस बात को समझें। लेकिन जब गद्य आपको अच्छा मिले तो उसका आप आनंद लीजिए, उससे सीखिए, खुद लिखिए। जब पद आपको अच्छा मिले तो उसका आनंद लीजिए, कुछ अपने भी लिखने का प्रयास करिए। उसी तरह से निबंध, ये सब हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य जो है वो हमको जगाता है और एक मार्ग प्रशस्त करता है, और वो कुछ करके नहीं देता है, हमको करने के लिए प्रेरित करता है, लेखक और साहित्य। और इस काम में श्याम किशोर पाठक जी का जो कठजीव है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्होंने गद्य लेखन किया और एक उत्कृष्ट कृति हिंदी जगत को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उनको भी हम बधाई देते हैं। और अंत में हम बधाई पलामू पत्रकार परिषद को भी देंगे कि उन्होंने एक पत्रकार के लेखन को, एक कृति को बहुत ही कायदे से और बहुत ही मर्यादा से, और सभी तरह के, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, उसके अलावे जो साहित्य में माने हुए पलामू जिला के साहित्यकार हैं, साहित्यकारगण हैं, उनको समीक्षा के लिए बुलाकर और एक समावेशी तरीके से इस कार्यक्रम को किया। और चाहे वो प्रबंधन का मामला हो
या कार्यक्रम के पूरे तरह से समापन का मामला हो या कृति और कृतिकार के सम्मान का मामला हो, ओवरऑल सभी दृष्टि में आप देखेंगे तो कटजीव का जो लोकार्पण है वह बिल्कुल सफल रहा। एक पुस्तक के रूप में भी सफल, एक समारोह के रूप में भी सफल और आयोजन के रूप में भी पलामू पत्रकार संगठन ने सफलता प्राप्त की। और इतनी बातों में एक सवाल तो मेरे मन में उठता है कि कहीं ना कहीं ये भी तय है कि 2000 से लेकर 2015 सालों के अंतराल में 71 लघु कथा, इसके अलावा भी अन्य चीज़ों को हम लोगों के लिए भी, नई युवाओं पीढ़ी के लिए भी सीख है कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में पत्रकारिता, एक पत्रकार होने के नाते पलामू के पहले पत्रकार जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, कितनी बड़ी उपलब्धि और पत्रकारिता और साहित्य का जो समावेश है आने वाले वक्त में, जो पलामू में ऐसा नहीं है कि पढ़ने वालों की कमी है, पढ़ने वाले जो शौकीन रखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए कितनी बड़ी चीज़। जी, आपको हम एक बार फिर से स्पष्ट करें कि जो पत्रकार होते हैं वो पहले से उनमें साहित्यकार के गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि एक पत्रकारिता को जल्दीबाजी में लिखा गया साहित्य कहा जाता है। तो यदि थोड़ा समय आप साहित्य के लिए आप जुटा लें और जो आप लिखते पढ़ते हैं उसका संयोजन यदि आप ठीक से करें तो साहित्य में भी आप योगदान दे सकते हैं। श्याम किशोर पाठक जी एक मिसाल हैं, एक उदाहरण हैं। जब श्याम किशोर पाठक जी ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लिखते हैं, आप संयोजन करते हैं, आप में संवेदनशीलता है। एक अच्छा पत्रकारिता के लिए, एक अच्छा पत्रकार होने के लिए संवेदनशील होना प्राथमिक गुण है, तभी आप उसके असली चीज़ को देख सकेंगे। नहीं तो आप कहीं कोई घटना घटित होते देखेंगे, सिर्फ आप घटना का यदि जिक्र करते हैं तो उसमें वो बात नहीं है, वो उसमें मज़ा नहीं है और पाठक उस ठीक से उसको अवलोकन नहीं कर पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप में उसमें संवेदना का पुट होता है, अब आप उसमें डालते हैं तो वो साहित्य का रूप लेने लगता है। और निश्चित रूप से यह भी एक प्रेरक बात है कि जो हमारे पत्रकार हैं, आपके जैसे जो युवा पत्रकार हैं, उनमें साहित्यकार के तो गुण हैं पहले से। आपको सिर्फ करना यह है कि हम भी थोड़ा समय निकालें और उसको साहित्य के रूप में, सृजन के रूप में उसको हम संयोजित करें तो आप सफल होंगे। आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो प्रतिभा है, आप में वो गुण है, आप सिर्फ उसको बह जाने देते हैं। मतलब आपके भीतर वो सरिता है, वो सरिता बह रही है, लेकिन उस पानी को आप बह जाने देते हैं। उसका आप संयोजन करिए और संयोजन करके जब किताब के रूप में आप लाएंगे और तब पाठक के पास उसको बहने दीजिए, मतलब संप्रेषित कीजिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और अगर कोई पत्रकार के मन में ये भाव है साहित्य का कि हमको सृजन करना चाहिए, तो आधी सफलता उसको मिल गई। बस उसको करना यह है कि एक आप फाइल लीजिए, पन्ने लीजिए और आपके जो भाव आते हैं उसको आप लिखिए और उसको आप संयोजन करिए। आपके जो बड़े भाई हैं, जो आपके बड़े जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनसे मिलिए, उनके सानिध्य में जाइए, तो आप क्या पाइएगा कि आपने जो लिखा है उसकी वो सराहना करेंगे, क्योंकि उसमें कोई बात रहेगी, उसमें पोटेंशियल रहेगा, उसमें कोई अलग चीज़ रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कई लोग एक साथ जब बैठते हैं तो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि जो कटजीव में 71 लघु कथाएँ हैं, आपके दिमाग में भी कोई कविता या लघु कथा चल रही थी जिसको आपने लिखा, और कोई आपको सिर्फ एक युक्ति बताएगा कि इसको आप थोड़ा ऐसे कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये इसका ये रूप ले लेगा। और ऐसी भी बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जो साहित्यकार होते हैं, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हों, जयशंकर प्रसाद हों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हों, रामधारी सिंह दिनकर हों, विद्यानिवास मिश्र हों, विष्णु हरि पड़ारकर आपके पत्रकार जगत के शिरोमणि हैं, सभी साहित्यकार के, सभी लेखकों की सभी कृतियाँ उत्कृष्ट नहीं होती हैं। आप सृजन करते जाते हैं, उसमें कुछ खास कृतियाँ होती हैं जो सबके जुबान पर चढ़ जाते हैं, कुछ खास कृतियाँ होती हैं जिसको समाज में स्थान मिलता है, जिसको विश्वविद्यालय में स्थान मिलता है, जिसको पाठ्यक्रम में स्थान मिलता है। लेकिन आप लिखना शुरू करें तब तो इस मामले में, इसलिए आप शुरू करें, हमारी शुभकामना है। धन्यवाद है। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि आप उनकी बातें सुन रहे थे जो प्रधानाध्यापक हैं राजकीय मध्य विद्यालय रजवाड़ी में। लेकिन शिक्षक होने के नाते नाते इन्होंने एक बड़ा उदाहरण भी पेश किया। जब महामारी के दौर में, कोरोना काल के दौरान, एक पढ़ाई जब बंद हो गई थी, स्कूलें बंद हो गई थी, उन्होंने एक नई तरीके अपनाए, टोले टोले जाकर बच्चों को जमा करना, उन्हें शिक्षित करना, ताकि जो सिलसिला है पढ़ाई का, जो अभ्यास है, वो जारी रहे। इसके लिए कई रूप में सम्मानित होने वाले हमारे साथ परशुराम तिवारी से बातें सुननी और उनकी शब्दों की जो बाजीगरी है, इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं कि मातृभाषा हिंदी में कितना कुछ है करने का।
हमें सीखना और समझना, अगर हम अपनी भाषा को छोड़ते हैं तो हम कितना कुछ अपने आप को खो देते हैं। क्योंकि इन भाषा में व्याकरण है और व्याकरण के साथ वो हर एक चीज़ सारगर्भित बातें समाहित है। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें संजोए रखना होगा। हालांकि मातृभाषा पर तो लगातार चल रहा है, लेकिन इतना तय है कि कठजीव ने कई रूप में हमें सिखाया है और आने वाला वक्त कठजीव एक नया मिसाल तो पेश करेगा ही, उसके बाद जो सिलसिला चढ़ पड़ेगा वो हमें उम्मीद है कि एक बेहतर पत्रकारिता और साहित्य जगत को नया आयाम, ऊंचा मुकाम दे जाएगा। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।